भले से आज 40-45 करोड़ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे में भारत की आबादी लगभग 190 करोड़ के आसपास है। हाँ। और आप कहेंगे ये कैसे? तो ऐसे कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, सेंसस होती है, भारत की जनसंख्या का होता है। तो 2011 तक हुआ था। तो 2011 में 121 करोड़ 45 लाख और कुछ जनसंख्या थी 2011 में। जो 2021 में होनी चाहिए, नहीं हुई आज। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं संतोष कुमार अखिलेश और इस वक्त मैं पहुंचा हूं वाराणसी के साथ में जो जिला है चंदौली, और चंदौली ही जिले में एक गांव, एक कस्बा, यूँ कहें मिनी शहर जो बबुरी के नाम से जाना जाता है। महज यहाँ से तहसील जो चकियाँ लगता है वो यहाँ से पास में है। तो उस क्षेत्र में हूँ और आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाने वाला हूँ जो कि 1999 से लेकर के अभी भी संघर्षरत रहा है संविधान के लिए। जो कि आज जो वर्तमान स्थिति जो बनी पड़ी है कि संविधान को लेकर के कोई सर पे लेकर हो रहा है, तो कोई अपने राजनीति मंचों पे संविधान के बारे में, उसके बचाव के बारे में कोई लगा हुआ है। तो ये सब सारा जो अभी जो राजनीति जो मुद्दा बन गया है संविधान बचाओ का, तो वो हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 1999 से ही लेकर के चल रहे हैं। यानी यूँ कहें तो आज से लगभग 26 साल पहले से ही संविधान को लेकर चल रहे हैं। संविधान को जागरूक कर रहे हैं, संविधान के बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रियम्बल के बारे में बता रहे हैं। और हर साल जो उनका जो कार्य है वो दिल्ली के लाल किले पे चलता है। 26 नवंबर को लाल किले से, सीधे लाल किले से इनकी एक रैली भी होती है और जागरूक एक मंच भी लगता है संविधान के उपलक्ष्य में। और उस संविधान के मंच पर और सबको इनवाइट किया जाता है। यहाँ तक भारत की जो राष्ट्रपति है उन वहाँ से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे लेकर के जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक सबको इनवाइट किया जाता है। यूँ कहें तो एक बार में 200 या 250 ऐसे पोस्ट जाती हैं जो कि सबको, जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, उनको इनवाइट का काम करते हैं और सबके देख रेख में ये अपना संविधान जागरूकता मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी हम चलते हैं, हमारे बीच में है महंगी राम बौद्ध कीर्ति जी, जो कि धर्म कीर्ति जी, जो कि इस महान कार्य को लेकर बहुत पहले से चल रहे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद, यूँ कहें तो काफ़ी दिन तक हमारी बात वार्तालाप चलती रही। जब इनके बारे में जब पता चला तो मुझे रहा नहीं गया, तो दिल्ली से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ पूर्वांचल के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, कि ऐसे व्यक्ति को दिखाना बहुत ज़रूरी है जो वर्तमान स्थिति में ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, वो सरकार भी अपने एजेंडे में भारत संविधान का नाम लेती है, क्योंकि उनको राजनीति का एक स्टंट बनाना है। बाबूजी, आपका स्वागत है आवाज़ भारत टीवी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और ना हम तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। विश्व की सर्वोत्तम भारतीय नागरिक को सभी मिला। धन्यवाद। ये जो सफर है संविधान जागरूकता का, वो कहाँ से लेकर के चला और आप क्यों इस पे मतलब लेकर चल रहे हैं? ऐसा है कि ये भारतीय संविधान के विषय में हमने जालंधर से 3 किताब हासिल होती थी, या लाल बाली साहब का। तो उनकी किताब की संविधान के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूंट डिबेट उसमें होता था, तो उससे कुछ तो मुझसे मैं प्रभावित हुआ था। तो हम वैसे नौकर था, तो अभी विभाग में सीनियर राइटर था, मुझे था। तो वहाँ हमने लोग 99 से पहले तो उसका नाम नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस कार्यक्रम को जो 26 नवंबर को मैं करूँगा उसका नाम क्या रखें। तो सबसे पहले हमको गाइडेड होकर के लिए उसका नाम रखा था भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर तिथि समारोह। उसका हम और भी नाम रख सकता था कि जैसे भारतीय संविधान सारण दिवस पारित हुआ,
या हस्ताक्षरी दिवस बोल सकता था, या अभिनंदन का दिवस बोल सकता, या अंगीश्री, या आत्मार्पित भी बोल सकता। कई नाम मेरे दिमाग में आया था, लेकिन उसमें हमने सुटेबल एक लगा नाम, तो हमने 1999 में मुरादाबाद में जो समझी की दिल्ली से कलकत्ता को जाने वाली सड़क को हमने उस कार्यक्रम को शुरू किया था मुरादाबाद। देखो भारत का संविधान पारित ये जो है 50 वर्ष हो गए। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1999 तक 50 वर्ष हो गए थे। तो हम किसी सरकारी कर्मचारी होते थे, किसी संविधान के प्रति हम लोग शपथ ग्रहण करके ही शपथ करते थे। तो वो उस दिन संडे नहीं पड़ा था, तो हमने 26 को वाला कार्यक्रम 28 से शुरू किया था, ऐसा मुझे ख्याल आ रहा है। तो उसके बाद फिर 1999 में जो हमने शुरू किया, तो उसमें कंप्लीटली बटवा हमारे पास पैसे नहीं था। तो बाबू थोड़ा सा था, उससे हमने बलिया जिले का था, मुसलमान से पूछता था, लेकिन उसको मैंने 200 रुपये मांगे, तो हमने कंप्लीट करवाया। और उसका बहुत बड़ा एहसान है रोजगार का कि वो बात हो गई। तो हमारी तनख्वाह नहीं मिलती थी, हमको विभाग वाला काम करते हुए उनकी थोड़ा सा हम स्वभाव को मिलते थे। तो पंचायत बातों पर हम बड़े रहते थे, हमारे डिपार्टमेंट क्या इलाहाबाद में रहते थे, तो बहुत कम करते थे। सैलरी रोक देते, हमारी सैलरी 70-75 महीने तक हमारे पास छोटा बच्चा तक तो 9 दिन तक भूखा रहा, क्या बताएं। तो इससे लेकिन वो सरेंडर मैंने नहीं किया। उनकी बहुत लालच देने के लिए हमको कोशिश की गई, लेकिन हम उनके उसमें बर्ताव नहीं आए। तो 1999 से जो 26 को होना चाहिए था, 28 नवंबर से मैंने शुरू किया 1999 से। उसके बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किसी समारोह, वो सब हमको बहुत अपीलिंग नहीं लगा, दिमाग में पसंद करती। हमने अगले साल 2000 में मुरादाबाद में था, तो वहाँ हमने भारतीय संविधान दिवस समारोह करके ये किया। फिर 2001, 2002 की संविधान दिवस के नाम पर 2001 में भी किया मैंने, 2002 में भी किया, 2003 में भी किया, 2004 में भी किया, 2005 में सितंबर में रिटायर हो गया था गुजरात, लेकिन मैं वहाँ 2005 के बाद 6 में भी किया, 2007 में भी किया, और मैं वहाँ से फिर चला आया था। फिर एक साल हमारा छूट गया था, 2008 का। तो 2009 में हमने ग्राम पोस्टमंडी जिला चंदौली, पहले वाराणसी का ही चंदौली हिस्सा तक जाते हुए भदौली जो संतुलन गंगा जी के नाम से जाना जाता था, नाम से जाता। तो 2009 से बबरी में किया था। और उस दिन की एक घटना ये थी पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो वहाँ राज्यसभा का भी सेशन चल रहा था। तो उसमें एक छत्तीसगढ़ के SS हलवालिया साहब, रहने वाले शायद पंजाब के थे, लेकिन SS हलवालिया साहब राज्यसभा के मेंबर थे। तो वहाँ विषय वस्तु जो 26 नवंबर 2009 को होना था, तो उन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर प्रश्न उठा दिया। बहुत हंगामा हुआ राज्यसभा में, लेकिन अंत में सब राज्यसभा के मेंबर और जो राज्यसभा अध्यक्ष थे, उनको मजबूर होकर के हलवालिया साहब की बात को मानना पड़ा। और पूरे दिन भर पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो भारतीय संविधान पर ही चर्चा हुई। और जो पढ़ने का उनका जो 26 के लिए तय कर, वो सब्जेक्ट हटा दिया गया। तो मैं बहुत हुआ कि
मुझे 26 नवंबर 1949 लेकिन कभी कहीं पार्लियामेंट में हमारी जानकारी चाहता है। संविधान के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं हुई, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हों, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी रहे हों, या और जैसे तमाम मतलब संविधान पे कोई बोलने को राजी नहीं। कोई बोलने पे राजी नहीं, और बाबा साहब के नाम को कोई जानता भी नहीं उस समय। हाँ उस समय, और उस समय की क्या बात है, 84 तक कोई नहीं जानता था। ये धन्य है महापुरुष जो आज दुनिया में नहीं है। हाँ, उन्हीं के पानी जो है वो क्या कहते हैं, परिनिर्वाण दिवस के पर अभी 9 नवंबर 2025 को लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ के 200-25 लाख जनता थी। जितना फील्ड में थी उसकी कई गुना शहरों में खड़े खड़े वो काम को कर रहे थे 2000 में। तो उनकी वजह से बाबा साहब के विषय में चर्चा हुई। वो कौन महापुरुष थे? वो महापुरुष का नाम है, उनको एक नारा भी देते थे, बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम, कांसी राम। तो धन्य मानवर कांसी राम साहब जो पूरे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यात्रा की, जैसे साइकिल से और तमाम तरह से, और अपने महापुरुषों को बताया, भारतीय संविधान के विषय में बताया। वो सत्य सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो अमेरिका में कोलंबिया में पढ़ा, तो उनको दिया गया है। बोधिसत्व पहले बर्मा था, उसका नाम अब म्यांमार हो गया, तो वहाँ से बोधिसत्व की बाबा साहब को डिग्री मिली थी। और वैसे ही बाबा साहब दुनिया के विश्व के सभी देशों में 6 नंबर के ये विद्वान व्यक्ति थे। बाबा साहब को 32 भाषाओं, वो क्या कहते हैं, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और 32 डिग्रियाँ थी, जैसे MA, PhD, बार है और सिंबल ऑफ नॉलेज। और बाबा साहब कई देशों में, जैसे बाबा साहब को शिलू कास्ट को या छोटों को या क्षत्रियों को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमको 1944 की जो बनारस की यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक कायस्थ समुदाय का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता था, वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो मेरा ख्याल उस समय तक उसको संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए यहाँ तक संघर्ष करना पड़ा था स्टूडेंट को। तो बाबा साहब को जब नहीं पढ़ाया गया, तो बाबा साहब जर्मनी में जा कर के वहाँ से मैं जाकर मेरा जाने की जर्मनी से ही उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। मतलब जर्मनी में जाके, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा उस समय संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन मतलब पढ़ी जाती थी। हाँ, तो आज भी ये संस्कृति है कि भारत में भले से आज 40-45 करोड़ लोग करते हैं, लेकिन ऐसे में भारत की आबादी लगभग 190 करोड़ के आसपास है। हाँ। और आप कहेंगे ये कैसे? तो ऐसे कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, सेंसस होती है, भारत की जनसंख्या का होता है। तो 2011 तक हुआ था, तो 2011 में 121 करोड़ 45 लाख और कुछ जनसंख्या थी 2011 में। जब 2021 में होनी चाहिए, नहीं हुई। आज 2025 चल गया, 15 वर्ष से नहीं हुआ। और आप जानिए कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 10 मई 1999 को 100 करोड़। हाँ, 100 करोड़। इसलिए वो किसी हमको इसलिए याद है कि उसी दिन हमारा बीच का लड़का नेट की परीक्षा पास किया था। अच्छा। और उसी दिन मैंने एक किताब का अनुवाद किया था। वो किताब थी तेलुगु भाषा में किसी ने लिखा था, पेरियार इली रामास्वामी नायकर, थंथई पेरियार इली रामास्वामी नायकर, की फादर ऑफ साउथ, फादर ऑफ साउथ बोला जाता है। थंथई ये तमिल भाषा का, हम तो तमिल भाषा जानते नहीं, तो जब बेरू साहब ने तमिल भाषा के अनुवाद अंग्रेजी में किया था चेन्नई से। तो
वहाँ से वो किताब हमको एक नागपुर के थे, जो बैंक में थे मुरादाबाद में, तो पेरियार साहब की वो किताब हमको दिए थे। तो उसमें हमने उनका भी ज्ञापन किया है कि भाई उन्होंने हमको पुस्तक में उपलब्ध कराई होती, तो मैं जो है वाइल्ड ब्राह्मण स्टेट रिजर्वेशन जो ब्राह्मण आरक्षण से गिरा सकते हैं, मैं उसको वो कंपोज नहीं कर पाता, क्या कहते हैं। मगर क्या हुआ जहाँ पे बात आपने छोड़ी थी वहाँ से आगे आप थोड़ा सा बढ़ाएं तो अच्छा क्या हुआ? तो 2009 तक की बात हमें ग्राम को बबली जिला चंदौली, बबली गांव बहुत पुराना बाजार थी। ये मुगल सराय जो आज मिनी सिटी बोला जाता है, उसमें पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुगल सराय में लोग आते थे, रात में उठते थे, रुकते थे और सुबह भोर होते ही चले जाते थे। इसलिए सराय मुगलों का था, राज था, तो इसलिए में मुगल सराय बोला जाता था। वहाँ पे रुकते थे। जब रेलगाड़ी आ गई 1887 के बाद भारत में, तो उसके बाद कलकत्ता दिल्ली का जब हुआ तो मुगल सराय से तो जाती है, तो इसलिए सब लोग अब तो भले ही तो उसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से करते हैं, और जैसे नाम तो तमाम बदल दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज, लेकिन अभी हाई कोर्ट इलाहाबादी बोला जाता है। कलकत्ता का कोलकाता बोला था, लेकिन हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता के नाम से है, और तमिल कहते हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट है। बम्बई को मुंबई कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट अभी वही है। ऐसे अभी वही पुराने चला। अगर कोई मुगल सराय का टिकट बम्बई से मांगेगा मुगल सराय का से, तो भी उसको मिल जाएगा, जबकि प्रिंटेड होगा तो इसमें की बात हम थोड़ा इधर उधर की बात भी कर रहे हैं। चलिए, तो समय कम होने के कारण थोड़ा सा हम मूल बातों पे आ जाए तो सही रहेगा। तो 2009 में यहाँ किया बबरी, और उसके बाद 2000 चंदौली जो हमारा जिला बन गया था, तो पहले तस्वीर थी बहन मायावती जी ने ये जिले बना रखे थे, उसमें चंदौली एक था, तो वहाँ पर भी हमने किया। तो भाई राम का बगीचा बोला जाता था, तो भाई राम का बगीचा में बिल्डिंगें बन गई, तो अब उसको कोई जानता नहीं। तो 2010 में हमने चंदौली जिले में किया। आगे कमलापल्ली जीटी रोड पड़ता है वो, तो जीटी रोड से हमने करीब 2 किलोमीटर का बैंड बाजे के साथ और बैनर और पंपलेट के साथ, हम थे गुजरो साहब का आगे हम लोग बैनर लेके चलते थे और बाजा बजाने वाले थे। कोई वकील को बुलाया, लेकिन कोई चंदौली जिले का वकील एक भी नहीं शामिल हुआ, चाहे एसपी का, जनरल का, पुलिस का, मांडाटी का, कोई नहीं आया 2000 तक। जबकि हमने बदल में कई बार कहा था लोगों को। तो 2010 हो गया। 2011 हमने चंदौली जिला का जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है वाराणसी बोला जाता है, पहले बनारस बोला जाता था। जैसे बनारसी यूनिवर्सिटी आगे नाम है, लेकिन उसका नाम वाराणसी है। तो वाराणसी में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का है आगे, उसके ठीक सामने बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है। वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पार्क बनाया है। तो उस पार्क से हमने 9वीं 10वीं चंदौली 11 में वहाँ बनाया, वहाँ कार्यक्रम किया चंदौली में। और वहाँ बाकायदे डीएम का और कमिश्नर का सब आवास ऑफिस सब घूमते अकेले हम क्या करें, झांकी निकाले अकेले ही दम शोभा यात्रा। हाँ। और उसके बाद कार्यक्रम हुआ, तो उसमें कई VIP बनारस से पहुँचे थे, इनकम टैक्स कमीशन वगैरह भी जो हुआ करते थे, और सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह भी पहुँचे थे। अभी भी है लोग वहाँ 2011 में किया। मुसाफिर राम इनकम टैक्स, मुसाफिर राम इनकम टैक्स फिर बाद में हम कई जगह। अच्छा, उसके बाद 2012 में मैंने भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसकी राजधानी लखनऊ में है। तो लखनऊ के विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने जो दारू सभा को रोड जाता है, उस रोड पे हमने वो किया
परमिशन मैंने जरूर मांग रखा था, लेकिन अधिकारी हमको लिखित परमिशन नहीं देते थे। और पब्लिक बस तो 2012 में उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था और अखिलेश यादव उस समय सपा का मुख्यमंत्री थे। तो उस समय कई तरह की 50 तरह की फोर्स लगी हुई थी, रैपिड एक्शन फोर्स भी, तो CIF सब भी लगी थी, तो पुलिस देती है, कई तरह की फोर्स लगी थी। लेकिन हम वहाँ गेट नंबर 3 से जो विधानसभा के सामने विधानसभा पड़ता है, वहाँ से हम निकालते हुए गवर्नर हाउस रेजिडेंस से और पूरा विधानसभा का मतलब पश्चिम से शुरुआत हो करके जो रॉयल होटल और विधानसभा के बीच का सड़क है, वहाँ से होते नाम है राज्यपाल महोदय के भी आवास का सब वो कर पूछते हुए मैं घंटे को 1.5 घंटे में काफ़ी निकालते लोग अकेले हमारे साथ कोई देख पा रहा था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी पुलिस के सामने वहाँ निकल जाने की, और पब्लिक से भी रास्ता बंद करा दिया गया था। लेकिन मैं जितने पुलिस को देखता था हमारा हौसला और बुलंद हो जाता था, और जोर जोर से मैं खड़ा हो करके लगाता था कि हमसे देखे कोई छेड़े हमको, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन किसी ने हमको छेड़ा नहीं, बल्कि हम लोग कि भारतीय संविधान जिंदाबाद, विश्व का सर्वोत्तम भारतीय संविधान जिंदाबाद, ये कहते हुए आप आगे निकलते थे। अब सुन के बहुत प्रभावित होते थे लोग, और नीचे थोड़ा सा भी पुलिस या जो भी फोर्स लगी किसको कोई गुलेजे नहीं, कोई थोड़ा सा नहीं, बल्कि बड़े गौर से अपने काम का दूसरी तरफ से हमारी तरफ देख करके और शांत रहते थे। हमारा हौसला और दूसरे लोग हमको मना करते हमारे साथ, न बोलिए यहाँ मत बोलिए, न बोलिए, तो इशारे से वैसे मना करते जाते थे, लेकिन हम कोई नहीं माने। मैं एकदम तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर के उसका करता चला गया। अच्छा, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उस समय की परिस्थिति से और वर्तमान की परिस्थिति में क्या कितना अंतर देखते हैं? अब ऐसा है कि उस समय तक तो संविधान का कोई नाम ही नहीं पब्लिक तक है, लेकिन आज का यह है कि आप तो संविधान को लेकर के पार्टी के लोग जो अपने को हीरो समझ रहे हैं, लाल किताब लेके, लाल डायरी लेके पार्लियामेंट में जाके संविधान चलाने लगे। उस समय की जो आप लोगों की जो मेहनत थी आज सफल हो रही है। अच्छा, तो अब क्या बताया जाए कि कहीं भी चर्चा हो रही, तो अब यहाँ तक चर्चा हो गई कि भारतीय संविधान की हत्या हो रही है, भारतीय संविधान बचाओ 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 लगा हुआ है, और उसके सहारे अपने वो क्या आधार पर जनता को गुमराह करके अब तो ये कहने लगे हैं कि ग्वालियर से जो बात आई है, जो ब्राह्मण है जो अपने आप को वकील मानता है, वो कह रहा है कि अब ये जो भारत का जो संविधान है बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है। अच्छा, तो ये BN राव क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था? पहला प्रश्न है। तो कहाँ से चुना गया? और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, तो पहले विधानसभा से होना था। तो यहाँ जितने भी 25-30 विधानसभाएं थे केंद्र शासित प्रदेश से, तो हर जगह वहाँ पहले विधानसभाओं का चुनाव होता था, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने के बाद तब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर चुना जाता था। और तब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की कई 8-10 कमेटियाँ होती थी, जैसे भाषा कमेटी है, और वैसे तो वहाँ वो कमेटियाँ बनाई गई थी। तो सबका अलग तो उसमें एक समिति थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान मसविदा समिति, प्रारूप समिति, कुछ भी कह सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, उर्दू अंग्रेजी भाषा के हिसाब से लोग अपना बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान निर्माता। तो क्या बोल रहा था जो नहीं, BN राव का मामला है। अच्छा, तो BN राव का मतलब भी लोग नहीं जानते, उसका नाम क्या था, उसके विषय में भी नहीं जानते। एक क्योंकि 15 अगस्त 47 को देश स्वतंत्र हुआ, और ये 1946 में ही वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था। हाँ, तो पहले
कॉन्फ्रेंस असेंबली में जाने के लिए शर्तें थी। पहली शर्त थी कि जितने भी प्रदेश से बंगाल है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश वाले हैं, हर जगह से वहाँ की जनता पब्लिक को चुनती थी। अच्छा। डायरेक्ट विधानसभा का चुनाव बोला जाता था। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए हर प्रदेश से वो संख्या निर्धारित थी कि इलेक्टेड जो मेंबर हैं, जो जनता द्वारा विधानसभा में पहुँचे हैं, वो लोग एक मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफरेबल वोट से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है, एक ट्रांसफरबली। तो उसके तहत वो वहाँ से जो कोई कैंडिडेट खड़ा होता था तो वो वहाँ से चुना जाता था। तो अब देखिए, आइए BN राव और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न के ऊपर आ गए। तो बाबा साहब जब कॉन्फ्रेंस असेंबली में पहुँचने के लिए प्रयास कर रहे थे तो ये खबर लग गई नेहरू को, गांधी को और पटेल को, सरदार पटेल को और विल्सन पंडित को। तो उसमें सब आपस में तय कि किसी कीमत पे संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जाने दिया जाएगा, या ठीक है इसको वो नहीं किया जाएगा। तो हुआ क्या कि ये पटेल साहब गए बाबा साहब के, जब बम्बई में तैयारी कर रहे थे असेंबली में जाने के लिए, तो पूछा पटेल ने बाबा साहब से कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर ये बताओ, क्या तुम संविधान सभा की तैयारी कर रहे हो चुनाव के लिए? तो उन्होंने कहा नागम कोर्स में हाँ तैयारी कर रहा हूँ। तो वही कहता है मुझ सरदार पटेल कि देखें तुम ऐसे, देखें तुम संविधान सभा में कैसे पहुँचते हो, तेरी औकात क्या है, तेरे लिए तो दरवाजे क्या, संविधान सभा के दरवाजे क्या, हमने खिड़कियाँ और रोशनदान तक भी बंद कर दिया। उस समय पटेल जी ने कही थी, पटेल जी ने, जो सरदार पटेल जी, लौह पुरुष बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है। हाँ, और कितना लौह पुरुष था, कितना सरेंडर पुरुष था, वो अलग बात। तो सरेंडर कैसे करता है अब आपको बताऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, वो बात अगर आई तो, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो संविधान के ऊपर। हाँ, संविधान पे, और हम संविधान पे ही चर्चा ही करेंगे, क्योंकि आपके पास वो सारे तथ्य हैं और वो सारे जो कार्य है जो अभी तक आप निरंतर करते आ रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि BN राव का प्रश्न आ गया है ना, तो उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बाबा साहब ने बॉम्बे से चुनाव लड़ना शुरू किया, तो वहाँ था जो दर्जा 4 भी पास नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ उसको लगाया गया था। तो एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे जो पूर्वी बंगाल से, हाँ पूर्वी बंगाल से थे, पश्चिमी बंगाल तो है ही है, पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश बन गया है, अलग बात है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने धन्य है कितना बड़ा महापुरुष था, जो कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान का को आमंत्रित किया। और उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि बम्बई से कलकत्ता कैसे पहुँचा जाए, कैसे क्या हो और कैसे क्या हो। उस समय बहुत, उस समय बाबा साहब ने उसके पत्र को पढ़ा और उसके बाद वहाँ से मन बनाए वहाँ। तो पूर्वी बंगाल में जो आज बांग्लादेश बन गया है, तो वहाँ जसौर और खुलना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, विधानसभा थी। तो वहाँ से वो चुनाव लड़े थे बाबा। और जबकि कांग्रेस पार्टियों ने मुसलमानों को कुछ ऐसे ढंग के गुमराह कर रखा था कि वो मुस्लिमों का वोट बाबा साहब को ना पड़े, ऐसे एंग्लो इंडियन का और ऐसे एंग्लो इंडियन को गए थे। लेकिन धन है जोगेंद्र नाथ मंडल ऐसे ढंग से वहाँ बुलाए कि वहाँ जब खुलना से बाबा साहब संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचने के लिए वहाँ खड़ा हुए। तो वहाँ सब विरोध हो रहा था बाबा साहब, क्योंकि पटेल ने कहीं रखा था कि हम आप हमारे लिए दरवाजे सब रोशनदान फिर रोशनदान तक बंद रखा था।
वो उस लाइन पे काम हो रहा था। गांधी पटेल नेहरू कंपनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी ग्रुप के वो थे, कंपनी के मेंबर हो गए। आप हमारी बात को अनिका मत लीजिएगा। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस समय राजेंद्र प्रसाद भी जो काफी पावर में थे। हाँ, उस समय जो अरे बैरिस्टर थे, डॉक्टर थे, और क्या उस समय लाल बहादुर शास्त्री हो या मतलब राजेंद्र जी और नेहरू जी तो थे ही, मतलब बैरिस्टर वगैरह सब थे। हाँ, तो वो लोग पावर में, 4-5 आदमी जो थे वो पावर में थे। वो चाहते थे कि मतलब बाबा साहब कुछ कर जाए, मगर मतलब कि चाहने या ना चाहने के ऊपर ही बाबा साहब ने भी। अच्छा, तो अन्य बाबा था कि राष्ट्रीय जनता तुलना से जब हुआ तो उसमें क्योंकि मुस्लिम लीग थी तो 1904 में जो बनी थी, सर सैयद अहमद, हाँ सर सैयद हाँ अहमद सर सैयद अहमद की बाद में मिस्टर जिन्ना हुए जो टीबी के पेशेंट थे, और उनको डॉक्टरों ने कहा रखा था कि 6 महीने के अंदर आप मर जाओ। इतनी भयंकर उनके अंदर टीबी थी, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि 6 महीने के बाद भी जिंदा रहो। पाकिस्तान का बंटवारा करके गए। 2 नेशन थ्योरी थी। 2 नेशन थ्योरी माने इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। तो उसमें प्रश्न ये उठाता कि भाई ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें 2 संविधान पास होना चाहिए, एक पाकिस्तान के लेकिन के लिए तो उसमें मेरी बात बनी थी। तो अब देखिए क्या बताया, भारत का पाकिस्तान भारत से जो एक ही चीज़ के लिए लड़े थे, हाँ भारत माता कह के या मतलब भूमि का मतलब बंटवारा इतना नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन जैसे तो उसको बोलते हैं उर्दू में, जिन्ना ने जो दिया था अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। तो क्योंकि तो जितना तो 1932 में जो बाबा साहब ने, क्योंकि पहले 1900 वो कमेटी बनी थी अटल फ्रंटाइज का हुआ था, वयस्क मताधिकार था। हाँ तो पहले 21 वर्ष का था, अब तो 18 कर दिया गया। अच्छा, तो वहाँ बाबा साहब ने उस कमेटी में जा करके अटल फ्रंटाइज का वो पास करवा दिया था। फिर 1900 क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया था, तो उसके भी उन्होंने 1916 से पहले उन्होंने तो कि लोकल बॉडीज में हम आपको इलेक्शन का अधिकार देंगे। तो हम थोड़ा सा हम विषय पे आएंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और चीज़ें। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि एक जंग और छिड़ गया है, जैसे ये संविधान जागरूकता मिशन अपने चरम सीमा पे मतलब कि जैसे पसार रहा है, वैसे ही एक दूसरा जंग छिड़ गया है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, जबकि BM राव को BM राव का तो अब ऐसा है कि नहीं है, मतलब कि अच्छा। तो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन गोबर तो इसमें लाला लाजपत की भूमिका थी। तो उसके तहत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारत भी उसका गुलाम था, तो साइमन कमीशन के आधार पे क्योंकि 19 का जो 10 वर्ष के बाद आपको करेंगे तो रामन से भी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। तो उस समय प्रीमियर माने प्रधानमंत्री इंग्लैंड के विलायत के यूके जैसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, उस समय सर रैंडे मैक डोनाल्ड वो प्रधानमंत्री थे। तो उन्हीं के अध्यक्षता में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल का गोल मेज सम्मेलन हिंदी में बोलते हैं, प्रथम गोल मेज सम्मेलन। हमारा उसका तारीख और पत्र अलग भी है, तो उसको हम नहीं जाएंगे। तो 1930-31-32 तो कांग्रेस ने 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विरोध किया था। बाबा साहब ने वहाँ अपना पक्ष रखा कि जब मुस्लिमों को अलग तुम दे रहे हो
एडल्ट फ्रेंचाइज का सिखों को अलग दे रहे हो, एंग्लो इंडियंस को और दे रहे हो, या जर्नल ट्रांसफर जो है उनको, तो हम लोग भी संख्या में बहुमत में हाँ हम लोग आउट ऑफ कास्ट हैं। जो 4 बढ़त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हम उनमें नहीं आते हैं, क्योंकि जो सरेंडर कर दिए थे वो शूद्र हो गए थे, अहिल गरीबिया पंडित हो गए, जो अपने को बहुत पैसे वाला धंधा से वो अपने आप को मतलब वो सरेंडर कर गए थे। हाँ। और अच्छा आप लोग डाइवर्सन मत कीजिए। तो 1932 में गांधी ने आमरण किया और ये पोंगा पंडित निकला था, मरना नहीं चाहता था, लेकिन झूठे का भी स्वीकार किया कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम जो अलग प्रांत बनाने के जो अम्बेडकर जो कर रहे हैं उसको सेपरेट इलेक्टेड कहते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र उससे देवता थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हमको भी माइनॉरिटी की तरह सिख जैसे जैन अबाउट एंग्लो इंडियन है, उसी तरह हमको भी एक माइनॉरिटी के रूप में, क्योंकि उनसे हमारा कोई सबों से कोई मतलब नहीं होता, तो हमको भी वो देना चाहिए। तो वो 20 अगस्त को 19 अगस्त को सर रणदेव डोनाल्ड ने वो बात बाबा साहब से मान लिया था, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड का सिस्टम व्यवस्था को कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को 2 वोट देने का अधिकार था। 2 वोट किसको कहते हैं कि एक कंस्टिट्यूंसी ऐसी होगी जो रिजर्व होगी, जिसमें शेड्यूल कास्ट का ही व्यक्ति वोटर होगा, वही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा, और वही शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही उसको वोट देगा। तो जो शेड्यूल कास्ट का ही व्यक्ति होगा वही खड़ा होगा, वही वोट देगा, तो वो अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से वो कार्य करेगा। और दूसरा वोट था शेड्यूल कास्ट को कि जनरल सीट पर भी वो शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ भी वोट दे सकते हैं, एक खास अपने कैंडिडेट को और एक उनके जनरल कैंडिडेट को। लेकिन गांधी ने कंबाइंड इलेक्टेड व्यवस्था किया, ज्वाइंट कैंडिडेट, कंबाइंड कैंडिडेट सबके लिए एक मतदान, और उसके लिए बात नहीं बनी, तो वो आमरण अनशन की घोषणा कर दिया। जैसे ही मतलब आया समुद्री काट से देखे भी खबर, तो ये आमरण अनशन घोषणा किया, और वो 32 में 24 सितंबर 32 तक तो बाबा साहब पर बहुत धमकियाँ देने लगे, बहुत जालसाजी होने लगी, कहे हम तुम्हारे लिए मंदिर खोल देंगे, तो कहें कि घर जला देंगे, तो बहुत हमारे शेड्यूल कास्ट के चमारों को उनके घरों को जला दिया गया, माँ बहनों के काफ़ी प्रताड़ित हुई, सबको प्रताड़ित। तो बाबा साहब के साथ मजबूरी ये हो गई कि जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर वही जिंदा नहीं रहेंगे, घर जला दिए जाएंगे मामन, तो वो किस काम का हमारा होगा। तो इंसानियत के नाते, और बाबा साहब के लिए बहुत से लोग गए थे, मदन मोहन मालवीय वगैरह, बाबा साहब नहीं माने थे। तो अंत में कस्तूरबा गांधी थी, जो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा कहते हैं, महात्मा नहीं था, वो कहता था आप मूल्यांकन आपको करना है, तो आप मूल्यांकन करते रहिए। वो ड्रामा करके कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम सेपरेट इलेक्टेड 2 सिस्टम की व्यवस्था नहीं लागू। अच्छा बाबू जी, अब हम आते हैं इस पर जो सवाल है। अब दूसरा मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जो वर्तमान में जो पार्टी है बीएसपी पार्टी है, जो कि आपके जो साथ में जो संगनी जो गृहिणी रही हैं, वो सबसे पहला मतलब जो वो लड़े थी। आज तक किसी को नहीं पता कि एमपी की जो पहली जो सीट थी बीएसपी पार्टी से आपकी वाइफ ने नहीं, पहली सीट जो 84 हुआ था। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कैराना से बहन मायावती जी, जो वो नहीं था, प्रधानमंत्री बना था 5 महीने 24 दिन के लिए, जो कभी इलेक्शन वो नहीं, पार्लियामेंट में नहीं घुस पाया था, तो उसकी औरत कैराना से लड़ी थी। तो पहली बार वहाँ उन्होंने
फाड़ भी दिया था और उनको जेल भी हुआ था। और बहन मायावती जी जब एक दफ़ा इमरजेंसी लागू थी 26 जून 1975 से, तो जाकर 77 में समाप्त हुआ था। तो उसके बाद मोरारजी भाई का सरकार आई, उसके बाद फिर और आया। तो बाबू जगजीवन को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ, तो बाबा साहब वहाँ चिट्ठी लिखा था बाबू जगजीवन कि भैया आपकी बहुमत है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि मोरारजी भाई देसाई को कर दिए। तो वो मृत्यु सैया पर पड़े होने के नाते दयालता मसीहा कहते भी उन्होंने मोरारजी भाई को बन दिया था। तो पूरा उनको 2.5 वर्ष के बाद बाबू जगजीवन को बन गए। वहाँ गलती से भेज दिया कौन सा राष्ट्रपति जो इन्वाइट कर दिया उनको गुजरात। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जो पत्नी थी वो चुनाव लड़ी थी MP, हाँ, उसका क्या मतलब कि किस पार्टी से लड़ी थी? ऐसा है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, धन्य मानवर कांची राम साहब जो पहले देहरादून में नौकर थे, BSc कर चुके थे और पंजाब के रहने वाला था, बख्तियारपुर जिले के दुर्गा गाँव में नलियाल में पैदाइश हुई थी और दिल्ली में कहीं थे। उसके बाद वो चले गए थे इंडियन एक्सप्लोसिव यूनिट में पुणे में। तो वहाँ कोई नहीं जानता था, तो वहाँ एक बार एक ऐसी घटना घटी कि जो विस्फोटक पदार्थ जहाँ बनता था मिट्टी के लिए, तो वहाँ भागवत बाबा साहब का जयंती मनाई जाती थी, ना तथागत बुद्ध की, लेकिन इन 2 जयंतियों को समाप्त करके वहाँ का जो था उसको टीवियों में लगा दिया गया, होली दिवाली में छुट्टियों को। तो वहाँ एक बीमा बना रहे अभी मैं बताऊँगा, होली जात का था, वहाँ पे था 4th क्लास लाइन में था। तो उसने बगावत कर दिया कि नहीं, बाबा साहब का जयंती मनाई जाएगी, ताकत बुद्धि की और इसको खत्म मत करो। तो ये वहाँ अधिकारी थे मानवर कांची राम साहब, नहीं जानते थे बाबा साहब विषय में, इतिहास के बारे में। हाँ, इतिहास विषय में नहीं जानते। तो मैं पूछा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, कौन है? तो उन्होंने एक वो थे, मैं नाम बताऊँगा, मालाकिया नाम है, तो उनसे किताब लेके एनिहिलेशन बाबा था, एनिहिलेशन आप था, कि किताब उनको दिया। तो मानवर कांची राम साहब बहुत ऐसा मतलब प्रभावित हुआ और उस किताब को पूरे रात भर पढ़ते थे, एक बार नहीं 4-6 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, जैसे बताया 10 बार पढ़े थे। और उसके बाद वो उनके दिमाग में एक ऐसा धक्का लगा दिया, क्योंकि जब इंसान को धक्का नहीं करता कुछ सीखता नहीं। तो वहाँ वो कल था मंदिर था वही, तो उसको बाबा था वो उसको मार के सकते में ऐसे कर दिया था। तो बाबा मानव कांची राम साहब ने कहा कि ऐसा है, गए सब तो मुझे क्या है कैसे, तो पहले नहीं जानते थे, तो थोड़ा जानने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जो है दोनों लोग आओ, तो बड़ा अच्छा है, उनको जा रहा। तो एक बार वहाँ 2 दरवाजे थे, दीना भाना जी थे। हाँ दीना भाना जी, हाँ दीना भाना, हाँ गायकवाड़ था, गायकवाड़ जी के साथ और दीना भाना जी के साथ में जो घटना जो बताया उनके साथ में। हाँ दीना भाना ने किताब एनिहिलेशन था गायकवाड़ जी से लिया था, उसी के प्रभावित थे। तो मैंने कहा तुम 2 दरवाजे पर रहना,
सरकार से आने पूछेंगे तो उन लोगों का है वो कर दिया। तो किसी तरह कैसे पूछे बस गए था तो उस अधिकारी को करके माथा पटक दी और टेबल पे बाद में कुछ सीखा बिना भाड़ा को। अब थोड़ा सा आप इलेक्शन के बारे में बताएं। आपकी वाइफ जो इलेक्शन लड़ी थी उसके विषय में बताएं। कब लड़ी थी? अच्छा 1970 में मतलब संतुलन भाषा की स्थापना बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमेटी पंचायत कमेटी बनाया और उसके बाद 1981 में उन्होंने जीएस कोर्ट बनाया दलित दलित शोषित समाज संघर्ष। फिर आगे पार्टी के बाद नहीं तो उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को जिस दिन बाबा साहब जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और एक संस्था और उन्होंने स्थापना किया। उसके विषय में आज तक पत्रकार या कोई मीडिया वाले बताते हैं वो उसका नाम है BRC। BRC का मतलब जानते हैं? नहीं, थोड़ा सा बताइए। बौद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। अच्छा, BRC। हाँ, और उसका हेडक्वार्टर नागपुर के निकल था और जबकि दिल्ली में ये पार्टी नहीं तिरपन सिंह अभियान सिंह मार्ग पर करोल बाग हाँ, करोल बाग में करोल तिरपन तो तेज आज हमको याद है वहाँ क्योंकि जाते रहे तो 14 अक्टूबर 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बसपा BSP कुछ भी बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में तो वो पार्टी बनाई। कहाँ अच्छा वो भी कैसे मनाया कि जयंती मनाई जा रही थी और जब लगभग सब लोग चल गए तो मुश्किल से 10-12-15 लोग रहे तो उसमें मानव साहब ने इस पार्टी को नाम प्रपोज किया तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं बाबा साहब की पार्टी का नाम तो ऐसे आप क्यों रखेंगे। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी किसी को नाम ही नहीं पसंद लगता था। आप तो सबके दिल में बस गया है बहुजन समाज पार्टी। क्या ये क्या होता है? कांग्रेस पार्टी होता है, जनसंघ होता है लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी मतलब उस समय ये लगता था कि जो बहुजन है एक कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। मतलब बहुजन का मतलब ये दलित बहुजन का मतलब उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी तो ये करीब 85% से ऊपर इनकी जनसंख्या आती है। और विश्व के सर्वोत्तम में सबसे बड़ी बात है एक विशेषता दुनिया के संविधान में चाहे अमेरिका इंग्लैंड कनाडा कहीं का भी हो उसमें वहाँ माइनॉरिटी को संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है और यहाँ पर मेजॉरिटी को दिया गया है। मेजॉरिटी को दिया। अब आप कहेंगे कैसे कौन से आर्टिकल देखिए संविधान सभा का आर्टिकल बोल रहा धारा नहीं बोल रहा जाना तो आर्टिकल 15 में दिया है कि पढ़ने लिखने का संविधान करने का ये अधिकार है और उसमें इससे बहुत चर्चा हुई थी लेकिन बैकवर्ड किसको कहा गया जो सोशली है स्पेशली बैकवर्ड है। सोशली माने सामाजिक भेदभाव हो गया और स्पेशली जो शैक्षिक का अधिकार नहीं कर वहाँ पढ़ते तो लेकिन नेहरू वगैरह सब चाहते थे कि इसमें आर्थिक शब्द जोड़ा तो आर्थिक क्योंकि ब्राह्मण सब अपने को भिख मंगर बना करके उसमें आरक्षण ले लेंगे लेकिन बाबा साहब ने बहुत विरोध किया था। जैसे भारत का संविधान कि इंडिया दैट इज भारत सर्व यूनियन नागरिक थे तो उसमें भी बहुत भारत है। आज भी उससे विवाद हो रहा है कि अरे पहले भी भारत इसका नाम था इंडिया क्यों रख दिया था तो इंडिया इसलिए रखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वो बनी थी। क्या नाम था गवर्नमेंट तो एक कानून जब समाप्त हुआ तो उसको ही हम समाप्त करके अपना नया बना रहे हैं तो इसीलिए कहा कि इंडिया दैट इज भारत सर्व यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अभी हम आते हैं क्योंकि शॉर्ट हम बातें क्योंकि काफ़ी लंबी मतलब हमारी चर्चाएं हो गई इतनी लंबी चर्चाएं कोई देखता नहीं है तो हमने ये पूछा था कि आपकी जो सलीमी है जो वाइफ है वो चुनाव लड़ी थी। अच्छा उस दौरान की बात बताइए। अच्छा तो उस दौरान की बात बताओ किस सन में लड़ी? नहीं तो सुनिए
31 अक्टूबर 84 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, क्योंकि 14 अप्रैल 84 को बसपा बनी थी, तो 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो गया बसपा से। जिनका कोई इस समय का वो नहीं था, लेकिन बसपा नवंबर में चुनाव लड़ी पहली बार, क्योंकि राष्ट्रीय में बनी थी पार्टी, और नवंबर में हो गया 6 नवंबर से 5-6 दिन डेडलाइन को दिखाया गया था, क्योंकि हो गया था। उसके ही पेट्रोल का रेल ने हत्या कर दिया था बाद में, पूरा रेल को खाती दी थी। और 6 नवंबर को राजीव गांधी दिवस प्रधानमंत्री, उस समय जब हत्या हुई तो राहुल गांधी कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तो जैसे उतरा वैसे पत्रकार में पूछा कि इंदिरा गांधी की हत्या, तो वो बोलता है बेल्टा ने किया होगा, बेल्टा ने किया होगा, बेल्टा ने किया होगा। अच्छा, इसका मतलब कि हाँ, प्री प्लानिंग के तहत था। अच्छा, जैसे इंदिरा गांधी ने अपने लड़के संजय गांधी की हत्या कराया था, वो इसलिए कि कहता था हु किल्ड माय फादर, बात समझ में नहीं, फिरोज गांधी था, तो फिरोज गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी नेहरू का नाम हटा करके इंदिरा गांधी रख दिया गया, राहुल गांधी, राजीव गांधी है, तो इसी तरह तो क्या बोला, हाँ, तो 1984 में हाँ, तो हाँ, तो 84 BRC माने बौद्धिक रिसर्च सेंटर, तो उनका मानव साहब का सोच था कि जैसे RSS जो है ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ये काम जो करती है, तो बाबा साहब ने जब तब किया था तब उसके किया में इन्होंने RSS बनाया था, तो 2 वर्ष तक इसका कोई नाम नहीं था, गढ़वाल में का रखा था, बाद में उसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक नाम था, और इन्होंने ये आज तक कहीं कोई नाम भी नहीं लेना चाहेगा। एक बहुत बड़ी जो RSS का असली केंद्र नहीं क्या है, उड़ीसा है। अच्छा, नागपुर से दिखाने वाला है। अच्छा, उड़ीसा में सारा, हाँ, वहाँ तय खाने में काम होता है। हाँ, उड़ीसा में तय खाने में उनका पार्लियामेंट है, RSS का पार्लियामेंट है उड़ीसा। अब जैसे अटल बिहारी प्रधानमंत्री बना, 13 दिन के लिए भूले, जितना गोपनीय रिकॉर्ड था भारत सरकार का सब पहुँचा दिया गया, अब वो पहले ही से सब कर रहे थे। चलिए, अभी इस सवाल पे हम आते हैं। आपको बताइए, आपकी वाइफ ने मतलब लड़ा था, तो उस समय मतलब क्या बीएसपी पार्टी में क्या उथल पुथल हो रही थी? ऐसा है कहीं कैंडिडेट 84 में नहीं मिले, क्योंकि नई MP की चुनाव लड़ी थी ना? पार्लियामेंट का, और उत्तराखंड में बसपा को ले जाने वाला नहीं था, सब महाक जिसको आदमी बोलते हैं लोग, कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में ही था वो, उत्तर प्रदेश में ही था। 1989 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था, तो पहले नंबर की उत्तर प्रदेश की सीट ये भी गढ़वाल थी, दूसरे नंबर का था गढ़वाल लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस लोकसभा का संसदीय थे, तो इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ एक विधानसभा में खर्च किया, चमोली जिले में आता था, तीसरा पौड़ी गढ़वाल विधानसभा ये था, चौथा पौड़ी जिले में ये था, और ये नाम बताया ना, तो वो था फिर 5वां विधानसभा क्षेत्र देहरादून का शहरी। फिर क्या रहा, मतलब कि मैडम जी चुनाव में क्या कौन सा पोजीशन है? तो ऐसा कि जब चुनाव में पर्चा भरा गया तो हमारे इस सन में 1989 में वो तो मुझसे में पर्चा भरा गया, तो उसमें माननीय कांति राम साहब ने चुनाव का कलम बना रखा था क्रमानुसार कि अगर तुम्हें पहला चुनाव चिन्ह न मिले तो दूसरा चुनना, दूसरा न मिले तो तीसरा चुनना, और इसी में हो जाएगा सबका। अच्छा, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट था हाथी, दूसरा सेकेंड प्रेसिडेंट शेर था, और तीसरा ऊँट था। अच्छा, हाँ, तो आपको 1989 में माननीय कांति राम था पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़े थे, और रायबरेली से इंदिरा गांधी 2 जगह। वो इसलिए कि भाई जब दिल्ली में सीट सही है तो तुम्हें इलाहाबाद फुलपुर क्यों जाते हो नेहरू, क्योंकि तुम्हें
हमारे लोगों को जानवर समझ के, फिर बकरी समझ के जनता से हाथ से जाते हो और चुनाव जीत के जाते हो। उन्होंने पूर्वी दिल्ली को इसलिए चुना था। तो 1989 माननीय कांशीराम पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे कि प्रधानमंत्री को क्यों इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चुनावी दौर पे आते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं क्योंकि 4 घंटे। हाँ, तो चुनाव के दौरान की बात बताइए। तो 84 में पर्चा भरा, तो इनको 89 में तो किशोरी लाल एक था, RCI का अचानक पर्चा भर दिया था, उसने फांसी चुनाव मांगा था। हमारी पत्नी रामी देवी ने फांसी मांगा, तो अब उसने सर्विस उसमें का जिलाधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तो जिला निर्वाचन अधिकारी, तो उसमें जो है लास्ट में वो हुआ, क्या कहते हैं उसको, वोट, उसका शब्द कुछ और है, टर्मिनोलॉजी कानून है, तो फिर वो उसको मिल गया फांसी और दूसरा तीसरे का शेर का। तो हमारी वाइफ शेर के लिए चुना, तो वहाँ उत्तराखंड क्रांति दल है, UPD बोला जाता है, तो 20-25 वर्ष से वो शेर पर चुनाव लड़ा था, तो उसने बड़ा विरोध कर दिया, और इतना विरोध कर दिया कि अधिकारी घबरा के अंदर चला गया करीब 5 घंटा तक। और जब उसके दिमाग में आया, बस तुरंत आकर के फाइल को दस्तखत करके हमारी वाइफ को फांसी की जगह शेर दे दिया। सेकेंड इन ऑर्डर ऑपरेशन था। तो सब लोग वहाँ जाकर के फिर वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोचिंग पत्र लेकर के पहुँच गया, और वो दस्तखत करके फाइल पर रख दिया। क्या हुआ? हो गया। DM से पूछा क्या हुआ? हो गया। क्या हुआ? हो गया। क्या हुआ? 3 बार पूछे, सब हो गया। तो फिर पूछते हैं वकील, कोई अथॉरिटी, लोग अथॉरिटी लेकर होना चाहिए, तो कोई अथॉरिटी हाँ, तो फाइल पे आप पूछते कोई अथॉरिटी, हाँ हाँ, तो कौन? तो अरे मानवर कांशीराम साहब बैठेंगे, मानवर कांशीराम साहब बैठे, मानवर कांशीराम बैठेंगे। बहुत तेजी से अपना महाराज उसको DM को कलेक्ट्रेट को दर्द भी हुआ होगा, लेकिन इसलिए गुस्से में आ गया था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि किसी पुलिस के लोगों को वो कुछ नहीं समझते थे। ऐसा उत्तराखंड में ऐसे ही थोड़ा बना है, वहाँ पे तो बूढ़ी औरत 80-90 वर्ष के लिए जाके कनेक्टर बैठा है, वहाँ जाके ताला लगा देते थे उसके लिए। अब क्या हुआ, मतलब ऐसा तो सुनिए तो 1989 में हमारी बात गई वहाँ दिल्ली में, तो हाँ इंटरव्यू होने का सबसे बात में हुआ, तो मानवर कांशीराम साहब ने पूछा आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? कहा हाँ। तो फिर मानवर कांशीराम साहब ये पूछना, अच्छा वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा, आप इसलिए महिलाओं के चुनाव लड़ना चाहती हैं? तो कहीं कि हाँ। तो उसमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं का 2 ही लोकसभा क्षेत्र में, मुरादाबाद में और पौड़ी गढ़वाल में महिलाओं ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पुलिस मिलती नहीं रहते उत्तराखंड में, तो उनकी वो नहीं थी महिलाओं, वह वोटर ज़्यादा थी। इसी तरह का प्रश्न किया था, दोनों कहा कि हाँ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब उसका क्या मतलब है कि अधिक महिला होने के नाते या कैसे, वो अलग बात, चुनाव लड़ना था। तो वो भारत में अकेला एकमात्र ऐसा पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जो तिब्बत और चीन के सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और भारत में ऐसा कोई 543 लोकसभा क्षेत्र में, पौड़ी को छोड़ करके 542 में कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अगर नेपाल से तो कहीं देखते हैं, लेकिन वो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वो कहीं तो वो है, तो वहाँ से चुनाव लड़ा। तो इनको हुआ क्या 1989 में, अच्छा तो मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्त थी। क्या पहली शर्त थी कि अगर किसी प्रदेश को मान्यता मिलेगी, कब मिलेगी, जब उसका है कि 4% ऑफ टोटल पाउंड वैलिड वोट। इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि पूर्व पड़े वैध मत, अवैध में नहीं, वैध मत,
थिएटर मतलब का नहीं, जो पड़ा है, जो उस समय वोट पड़ेगा, हाँ हाँ, बैच जो होगा है, उसका 4% होना चाहिए जो पूरे प्रदेश के हिसाब से। तो उसमें लगभग 2,000 वोट कम पड़ रहे थे मानता राम के लिए। अब मानने कांची राम साहब से इतना बड़ा संघर्ष किए थे, और दूसरे पहले वो कहे थे कि हम हारेंगे, दूसरे हराएंगे, तीसरे जीतेंगे। तो इस तरह का उनका सिद्धांत था। तो वो नहीं, 3 बार इलेक्शन कमीशन के पास वो फाइल गई। मानवर कांची राम साहब ने कहा कि तुम कहीं से हमारे खाते में 2000 वोट जोड़वा दो। पंचानवे से 21 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इसमें भी जोड़ देते थे मानवर साहब ने गाइडेंस में। और वहाँ की इलेक्शन कमीशन का आदेश था कि भाई तुम जल्दी से जल्दी ये सारी करा दो हमको, ताकि हम जज प्रोविकेशन करा दें और हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। लेकिन वहाँ 3 बार फाइलें रखी थी अलग अलग समय पर। जल्दी से लाओ, दस्तखत करा दो, हम अपनी जिम्मेदारी। तो ये सब ले जाते थे फाइल, और 3 बार पता नहीं चलता था, क्योंकि ये हाथी से नहीं लड़ी थी, ये शेर से लड़ी थी। तो पढ़ते रहे होंगे रामी देवी, या देखा शेर तो लड़ देते रहे होंगे, बसपा का कुछ नहीं देखते रहे होंगे। तो ऐसे 3 बार में वो सिलेक्ट हो गया। तो मानवर साहब एकदम पागल हो गए कि इतना मेहनत किया, खाली 2,500 वोट माने क्या होता है, कहीं से लाओ। तो चोरी डकैती बाकी 420 जालसाजी करके लाओ, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, हम तुम लोगों को बचा देंगे, लेकिन हमको मान्यता मिल जाएगी। फिर जब 4थी बार हुआ, वो भी घबरा गए थे, हिम्मत छोड़ के। तो एक एक फाइल करके देखने लगे बड़े। तो उसमें एक फाइल ऐसी मिली जिसमें रामी देवी का नाम था, जो पौड़ी गढ़वाल से लड़ी थी। तो बसपा के चुनाव चिन्ह से लड़ी थी, उसमें रिजर्व नहीं था, अनरिजर्व सीट था। तो शेयर मिला था। तब उन्होंने देखा कि कभी तो 7,492, हम तो 2,000 की तलाश कर रहे हैं। 7,492 वोट मिला है लोकसभा क्षेत्र में, जबकि पौने 11,000 लाख वोटर थे वहाँ पौड़ी गढ़वाल में। पौने 11 लाख 1989 के बाद में था वहाँ, 10.5 लाख से ज़्यादा। तो इनको हमारी पत्नी रानी देवी को, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाते लड़ी थी, इनको 7,492 वोट मिला। जैसे ही ये खबर मानवर कांची राम साहब को किसी माध्यम से मिली, मोबाइल का जमाना नहीं था, या बहुत ऐसे इसके जो का रहा होगा, जो विदेश में होगा, तो इनके पास भी व्यवस्था उसने अपने देखा था, ऐसे होता था। तो उनको जब खबर लगी, तो उसमें दिल्ली में हमसे अज्ञान से बात को उनको बहुत बड़ा हाल दिया गया। तो वहाँ उनको खबर लगी कि वो इतना खुश हो गए कि यदि वो भांगड़ा डांस करने लगे, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अकेले 1-1.5 घंटे तक और बहुजन संसद वहाँ से निकलता था, तो उसमें काम करने वाले लोग थे। तो उन्होंने देखा कहीं ये क्या हो गया मानवर कांची, ये क्या हो रहा है कैसे, और इतना खुशी में थे, कहीं उससे मतलब ही नहीं किसी से मतलब। डांस करने लगे, भांगड़ा डांस, कोई नहीं देख रहा है, कोई सोच रहा है कि कोई नहीं देख रहा है। तो वहाँ 5-6 आदमी थे जो वहाँ मौजूद थे। तो सब बहुजन संसद ऊपर सकता था, तो उसे एक ने देखा, उनका नाम है नगर खबर कुंवर श्याम सिंह से, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, मुजफ्फरनगर का, और वो TV और रेडियो आर्टिस्ट था, कुंवर श्याम सिंह तेज नाम, और वहाँ रहता था। तो उसने शायद पहले देखा, वो बाद में जापान में भी गया था मानव खाते नाम का, अभी जिंदा है कि नहीं अलग बात है। तो उसने देखा तो सबको इशारा किया कि देखो क्या हो रहा है, लेकिन बोलना मत, और उनकी निगाह में मत करना, ठीक है। हाँ, क्या बोला? हाँ, जब वो डांस कर रहे थे, दूसरे को फिर क्या रिएक्शन क्या रहा, आगे क्या रहा? उसके बाद वो हुआ तो मतलब हाथी उस समय रजिस्टर्ड
हो चुका था फिर। नहीं नहीं, तो उसी से चूंकि चुनाव से नवासी, हाँ 89 में चुनाव हुआ तो उसका जो वो डेट पालिश हुआ 31 जनवरी 1990 का है। चीफ इलेक्शन कमीशन को जो मनोहर कांति रामता को मान्यता मिली है वो इलेक्टोरल है 31। चलिए अब समय का मतलब अभाव है, हाँ। चलते चलते जो अभी 26 नवंबर में आपका एक कार्यक्रम होने वाला है, क्या अपील करना चाहते हैं कि मतलब कि 26 नवंबर को वही संविधान जागरूकता मिशन आप लेकर चल रहे हैं, हाँ, तो और 26 नवंबर के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किला के मैदान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 के आधार पर 48 में उनका फिर आज 2024-25 तक भी मनाया जा चुका है। और तो उसी तरह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में दिल्ली के लाल किला के अंदर वो कार्यक्रम होता है। और जबकि स्वतंत्रता दिवस का बाप असली है संविधान, और गणतंत्र दिवस का जो 26 जनवरी 50 को हुआ उसका भी बाप है संविधान। इसी संविधान से तो बाप को सम्मान नहीं देते, जबकि देना चाहिए। और लाल किला के ऊपर से ही कहीं भले के जलाकर बनो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में या विदेश के जो अतिथि या बुलाए जाते हैं उनकी उपस्थिति में 26 नवंबर जैसे लागू होना चाहिए था, आज तक कभी नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष, अब जो बीत गया वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन अब अगला वर्ष जिसे 26 नवंबर 2025 आने वाला है, अभी हमारा आया नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा गणतंत्र दिवस है। आप कहेंगे कि 25 को आ गया, जब हमारा महीना चल रहा है, हम कहेंगे हमारा नहीं आया। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे हमारे? तो हम ये कहेंगे कि आप पहुंच रहे हैं लाल किला में? हाँ हम तो पहुँच रहे हैं। 26 हम स्वास्थ्य हमारा कहीं ना 81 वर्ष में चालू हम। कोई बात नहीं, मतलब कि 26 नवंबर कार्यक्रम होगा, हाँ, तो क्या अपील करना चाहिए? हम ये अपील करना चाहेंगे कि जिस वजह से हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाया जाता, उसी तरह 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष लाल किला के मैदान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपस्थित झंडा रोपण किया था, झंडा फहराया था। और विदेश में जो हमारे जितने भी जाने 185 देश हैं यूएन के तहत, तो उस मेंबर कंट्रीज में वहाँ के राजदूत हमारे पास है, हमारे राजदूत उनके देश में हैं, और एक काउंसिल है, तो वो इसको व्यापार राजदूत बोलते हैं, ये राजदूतावास होता है, तो वैसे कमर्शियल का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी हर देश में भी मनाया जाता है। अब जानिए उसको कैसे हमने कहा कि जैसे वियतनाम का है, वहाँ के राष्ट्रपति महोदय आए थे, तो वहाँ गए थे बाबा साहब का जहाँ वो हुआ है दादर में, बॉम्बे में, तो वहाँ की जमीन से सब मिट्टी वगैरह को उठा के दी गए थे चैत्यभूमि को। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि सर क्या करना, कुछ अपने से पत्रकार देश विदेश के थे, वही करने लगे, पूछे सर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी धुन में मत थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आता है, तो कहे ऐसा है कि मैं इस मिट्टी अब मिट्टी का क्या करेंगे, उन्होंने कहा इस मिट्टी को मैं लेकर अपने पूरे वियतनाम क्षेत्र में मैं, ताकि हमारे देश में भी डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व पैदा हो। चलिए समय का अभाव होने के कारण सब मिला करके हमारे बीच में थे मांगेराम बौद्ध जी, जो बौद्ध कीर्ति जी हैं, धम कीर्ति जी 1999 से लेकर के, और अगला जो सत्र आने वाला है 2025 नवंबर में 26 नवंबर को, आप जैसे कि तैसे जो प्रोग्राम चलता आ रहा है लाल किले पे, इस बार भी लाल किला पे वो
संविधान जागरूकता मिशन का जो कार्यक्रम जो चलता है वो लेकर के चलने वाले हैं और लिखित अनुमति भी मतलब कि आज तक हमको कभी नहीं मिली है, मगर ये लगभग 200 लोगों तक अपनी बातें पहुंचा चुके हैं। मतलब 200 लोग वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के क्रमबद्ध में आते हैं और नीचे जितने भी प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जितने प्रशासनिक विभाग है उनका लेटर जाता है, आपका लेटर जाता है वहां तक और परमिशन के लिए ही लेटर जाता है और निमंत्रण के लिए ही जाता है और कार्यक्रम सुचारू रूप से हर साल चलता रहता है संविधान जागरूकता का और इस बार भी वही चलता रहेगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश दिल्ली से फिलहाल मैं आया हूँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट में और आवाज भारत के माध्यम से जो मांगेराम बौद्ध धम्म कीर्ति जी हैं उनके बातों से आप कितने सजग हैं, कितने अमल हैं, जो वर्तमान में जो स्थितियां जो चल रही है संविधान के लेकर के कुटारा घात पहुंचाया जा रहा है, तो आप देख लीजिए इस व्यक्ति को जो कि 1999 से अभी तक लगे हुए संविधान जागरूकता को लेकर के आगे समाज में लेकर चल रहे बातों को पहुंचा रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकारें जो नहीं कर पा रही है क्योंकि वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उन 2015 के बाद जाना है संविधान क्या होता है, जबकि इन जैसे जो महापुरुष होते हैं उन्होंने लाल किले पे पहले से झंडा गाड़ रखा है। 1999 जमीन पर जो है झंडा गाड़ रखा है लाल किला के बिल्कुल सामने, लाल किला के परिसर में। तो आप इस वीडियो से क्या कितना सहमत है हमारे कमेंट के माध्यम से बताएं और दीजिए अभिवादन कीजिए। विश्व का सर्वोत्तम भारतीय संविधान है, तो आप भारत के सभी नागरिक चाहे देश विदेश में रहते हैं सभी विश्व के सर्वोत्तम भारतीय नागरिक है। तो उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा इसको अन्यथा मत लेता हूँ, आप लोग सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ आप सबको कि सादर जय भीम, आदर मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कि सादर जय भीम, सादर नमो बुद्धाय, सादर जय संविधान, सादर जय मानवता, सादर जय भारत, सादर जय ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, सादर जय महान विश्व का सर्वोत्तम भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारतीय संविधान से टकराएगा वह टूट टूट हो जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा पाएगा। भारतीय संविधान के सम्मान में हम लोग पूरे मैदान में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय जिंदाबाद, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता विश्व मजदूर से जिंदाबाद। अब और ज़्यादा है इसमें तो धन्यवाद। व्यक्ति गणना राष्ट्रीय एकता अखंडता जिंदाबाद, यही केंद्र बिंदु है। व्यक्ति एकता, व्यक्ति गणना राष्ट्रीय एकता अखंडता जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत बाबा साहब हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत। हमारे अगर कोई दर्शक तो नहीं देख रही थी, कोई हमको देख रहा है या सुन रहा है कि नहीं, ना ऑडियो ने वीडियो हमको कोई जानकारी नहीं, तो हम